काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया संबोधित। ऐतिहासिक सफलता का देश की जनता को दिया श्रेय। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने पर जताया संतोष। त्योहारों पर लोगों से सावधानी बरतने और वोकल फॉर लोकल को व्यवहार में लाने की अपील। महामारी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर अनुभवों और विचारों को साझा करने पर लोकसभा अध्यक्ष का जोर। विश्व कोविड और क्रिटिकल केयर सम्मेलन को ऑनलाइन किया संबोधित। कहा 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर भारत ने रचा है कीर्तिमान। भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विदेश मंत्री स्तर की वार्ता। अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री को ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल होने का न्योता। $2030 तक वैश्विक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन के निवेश करने पर बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा संपन्न। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के शुभारंभ के लिए वन सन पॉलिसी को हरी झंडी। एफएटीएफ में पाकिस्तान को लगा दोहरा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर ग्रे लिस्ट में बरकरार। सहयोगी देश तुर्की भी ग्रे लिस्ट में हुआ शामिल। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कोविड टीकाकरण के तहत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने इसका श्रेय 130 करोड़ देशवासियों को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र के रूप में देश की क्षमता को दर्शाता है। त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कृतं में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन
असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ पार होने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कुछ इस अंदाज में देशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य तय कर हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज की वजह से दुनिया अब भारत को ज्यादा सुरक्षित मानेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जीवंत उदाहरण है। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। टीकाकरण अभियान की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंधन कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है जो आज बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बॉर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविन प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई वो भी विश्व में आकर्षण का केंद्र है। भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहूलियत दी बल्कि हमारे मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बाद तेजी से रफ्तार पकड़ती देश की अर्थव्यवस्था से दुनिया भर के निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने खुद को साबित करते हुए दुनिया को यह बता दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के बाद तेजी से रफ्तार पकड़ती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर में भी नई ऊर्जा दिख रही है। कोरोना काल में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री ने किसानों की सराहना की। कृषि क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। वैक्सीन के बढ़ते हुए कवरेज के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिविधियां हो,
खेल जगत हो, टूरिज्म हो, एंटरटेनमेंट हो, सब तरफ सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाले त्योहारों का मौसम इसे और गति देगा और शक्ति देगा। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों के दौरान लोगों से वोकल फॉर लोकल पर जोर देने की अपील की। मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से त्योहार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की भी अपील की। और कोरोना महामारी की मौजूदा चुनौती और भविष्य की संभावित चुनौतियों का सामना करने की तैयारियों पर मंथन के लिए आयोजित किए गए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कोविड एंड क्रिटिकल केयर का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है और ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि सभी देश और स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करें, अपने अनुभव, तकनीक, जानकारी, रिसर्च और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करें ताकि वैश्विक रणनीति का निर्माण हो सके। पेंडेमिक के अंदर क्रिटिकल केयर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस क्रिटिकल केयर के योगदान में हमें आज की नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर अब कोई भी महामारी का अगर मुकाबला किया जा सकता है तो नई टेक्नोलॉजी से ही मुकाबला किया जा सकता है। मैं आप सब चिकित्सकों, वैज्ञानिकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दुनिया के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा की टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो नया डेवलप किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। 100 करोड़ टीकों का आंकड़ा पार करना भारत की दक्षता और करोड़ों भारतीयों के सामर्थ्य का प्रतीक है। दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के छात्रों को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मेक इन इंडिया की विजय है। पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड के दौरान समूचा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एकजुट था और अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित लोगों, कर्मचारियों, शिक्षकों समेत सभी लोगों ने सामूहिक प्रयास किए। उधर भारत और ब्रिटेन के बीच में आज दिल्ली में विदेश मंत्री स्तर की बातचीत संपन्न हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस ने की। बैठक में दोनों देशों के बीच में चल रहे सहयोग की समीक्षा हुई और आगे के सहयोग के लिए एक रोड मैप पर विचार किया गया। बातचीत में सीमा पार आतंकवाद के अलावा अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आपसी महत्व के अन्य मुद्दों के अलावा संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे सहयोग पर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और कोविड के बाद की दुनिया में आर्थिक गतिविधियों पर भी बातचीत की। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलन में आने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से निमंत्रण भी दोहराया। 3 दिनों की यात्रा पर आई ब्रिटिश विदेश मंत्री कल मुंबई में ब्रिटिश और भारतीय वाणिज्य जगत के लोगों से मुलाकात करेंगे। Today's meeting, I think, is very useful because it gives us a chance to review the progress on the roadmap 2030 that was agreed to between our prime ministers. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा इस कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे।
कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के एक अधिकारी को स्वयं पूर्ण मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कि एक नामित पंचायत या फिर नगरपालिका का दौरा करता है और लोगों के साथ बातचीत भी करता है। कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय करता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बंगलुरु में स्वर्णिम विजय वर्ष पर आज वायुसेना की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध इतिहास की उन चंद लड़ाइयों में से एक है जो किसी क्षेत्र पर कब्जा करने या ताकत हासिल करने के लिए नहीं लड़ा गया था। इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करना था। 1971 के युद्ध में सैन्य नीति और राजनीति के तालमेल से सफलता मिली थी। जब जब भी जरूरत पड़ी है, यह सत्य, न्याय और मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। 1971 के संग्राम का भी यही आधार रहा था और सैन्य नीति और राजनीति का यह समन्वय ही था, यह कोऑर्डिनेशन ही था जिसने इस उद्देश्य में हमारी सफलता को सुनिश्चित किया। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के भूगोल को बदल दिया था। साथ ही उन्होंने सेनाओं के आधुनिकीकरण और बेहतर समन्वय पर बातचीत की। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर बेहतर तालमेल से लड़ाई लड़ी और हवा, जमीन और समुद्र में अपना कौशल दिखाया था। To ensure greater synergy, redundancy in decision making and ownership and implementation of operational issues, theaterization in Indian context is likely to have the service chiefs retain operational control through the Chiefs of Staff Committee, and with the theatre commanders would conjointly provide unity of command, while the service headquarters and the component commanders would provide the unity of effort. Two important aspects emerge out of the analysis of 1971 war. Firstly, it demonstrates the excellent synergy in the Indian politico-military setup and the trust placed in the capabilities of our armed forces by all sections of Indian society. Secondly, it brings forth professionalism, jointmanship, operational readiness, innovative planning, and execution capabilities of the Indian Armed Forces. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट का दौरा किया और तेजस एलसीए के सिमुलेटर पर सवार हुए। उन्होंने यहां रक्षा और सैन्य क्षेत्र के लिए विकसित उपकरणों, हथियारों और विमानों का निरीक्षण किया। एडीई देश के सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक यूएवी या फिर कहें कि मानव रहित हवाई वाहनों और उड़ान प्रणालियों की अवधारणा और उसका विकास करता है। इसका प्राथमिक अनुसंधान एवं विकास यूएवी, पायलट रहित लक्ष्य विमान, हवाई हथियार और उड़ान सिम और नियंत्रण प्रणाली के क्षेत्र में किया जाता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त बदला तो वक्त के साथ बदले एंटरटेनमेंट के साधन भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए ई बाबा एंटरटेनमेंट ऐप। ई बाबा एंटरटेनमेंट ऐप एंड्रॉइड टीवी और सेट टॉप बॉक्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ड्राइव करते समय ब्लूटूथ द्वारा रेडियो भी सुन सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी खुद भी ये ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये जानकारी शेयर कीजिए। ई बाबा एंटरटेनमेंट ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन आज पटना में विभिन्न धार्मिक स्थलों और खादी मॉल का भ्रमण किया। राष्ट्रपति ने तख्त हरमंदिर पटना साहिब की यात्रा की और साथ ही पटना जंक्शन से सटे महावीर मंदिर के दर्शन भी किए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 35 जनपदों के 2 लाख से अधिक बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए 77 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि में जारी की है। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान कर्णवीर सिंह का मध्य प्रदेश के सतना जिले के उनके पैतृक गांव देवमऊ में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए अपना नया प्रभारी नियुक्त किया है। वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जगह पंजाब का प्रभार देखेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की 3 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इसमें देश भर के तमाम वामपंथी नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस के साथ सहयोग और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल हिंसा मामले की सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ के दोरियन में घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर घाटी में अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ड्रोन ग्रिड के जरिए की जाएगी। कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर ड्रोन के जरिए उन इलाकों की निगरानी करेंगे जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। डीआरडीओ ने आज चांदीपुर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इसे डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। भारत ने चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच में असम में पिनाका और स्मच मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भारत में तैयार किया गया है, जबकि स्मच मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सोवियत डिजाइन वाला है। मुंबई के लालबाग इलाके में एक निर्माणाधीन 60 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सबसे पहले 19वीं मंजिल पर लगी, जो कि फैलकर 25 मंजिल तक पहुंच गई। इस हादसे में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से पिंक बूथ लॉन्च किया गया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशक्ति और वीरा स्क्वाड को तैनात किया गया है। कर्नाटक में स्कूलों में मिड डे मील फिर शुरू कर दिया गया है। 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलने के बाद प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। आपदा प्रभावित उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर एसडीआरएफ द्वारा ट्रैकर्स की खोज के लिए तलाश और बचाव अभियान आज भी जारी रहा। उत्तरकाशी के हर्षिल में ट्रैकिंग के दौरान लापता हुए 2 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया है। वहीं 5 पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। 4 ट्रैकर्स अभी भी लापता हैं। पर्वतारोहियों की टीम 11 अक्टूबर को किन्नौर के चितकूल में थी, जहां से वो लापता हो गए थे। एसडीआरएफ का एक दल जहां पैदल मार्ग पर चलकर तलाशी अभियान में लगा है, वहीं दूसरा दल हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तलाश कर रहा है। इस बीच 14 अक्टूबर को उत्तरकाशी से हिमालय ट्रैक पर गए 17 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के 6 पोर्टर्स के हिमाचल प्रदेश में रानी कांडा तक सुरक्षित पहुंचने की सूचना है। उधर केरल में इडुक्की बांध के जलस्तर में कमी होने पर रेड अलर्ट के स्थान पर अब उसको ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया है। चेरुथेनी बांध से इडुक्की बांध में छोड़े जा रहे पानी को अब केवल एक ही गेट के जरिए छोड़ा जा रहा है। पहले यह 3 दरवाजों के जरिए छोड़ा जा रहा था। यह निर्णय जलाशय में घटते जलस्तर की वजह से लिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने इस महीने की 26 तारीख को तेज बारिश होने की संभावना जताई है। उधर नेपाल में भी भारी
बारिश और बाढ़, उसके बाद भूस्खलन से भारी तबाही मची है और मृतकों की संख्या 104 हो गई है। अब तक 41 लोग लापता हैं। प्राकृतिक आपदा से नेपाल के 20 जिले प्रभावित हैं। राहत और बचाव का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। और बात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जिसकी चौथी सभा संपन्न हो गई। इसमें 2030 तक वैश्विक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन के निवेश करने पर सहमति बन गई है। इसके लिए एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी गई है, जिसमें वित्त जोखिम कम करने की सुविधा भी शामिल है। इसके साथ ही COP26 में ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के शुभारंभ के लिए वन सन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई। गठबंधन ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट के साथ इसकी साझेदारी की है। सोलर अलायंस की ओर से सौर PV पैनलों और बैटरी उपयोग और सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम के प्रबंधन के बारे में नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा में 74 सदस्य देशों और 34 पर्यवेक्षकों और संभावित देशों सहित कुल 108 देशों, 23 भागीदारी संगठनों और 33 विशेष आमंत्रित संगठनों ने भाग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वित्तीय कार्रवाई बल ने पाकिस्तान को राहत नहीं दी है। यहां FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अहम सहयोगी रहे तुर्की को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया है। जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। बोत्सवाना और मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पार्टी और सरकार को मजबूत करने में उनका अहम योगदान है। ऐसे ही जोश के साथ वो देश की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका परिश्रम और सेवा भाव सभी के लिए अनुकरणीय है। इस बुलेटिन में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन दुबई घूमने जाने वालों को अब दुबई में एक नई चीज देखने को मिलेगी और वो है ऑब्जर्वेशन व्हील, यानी कि एक झूला। यह झूला कोई ऐसा वैसा झूला नहीं है, बल्कि यह झूला दुनिया का सबसे बड़ा झूला है, जो कि दुबई के ब्लू वाटर्स आइलैंड में बनाया जा रहा है। तो आप भी इसमें सवार हो जाइए और दुनिया के सबसे बड़े झूले का आनंद लीजिए। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी।
वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।